नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप अपने निवेश के लिए कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो म्यूचुअल फंड की ही तरह हो, जिसमें रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी अच्छा दे और जिसमें निवेश करना भी काफी किफायती हो, तो आपके लिए ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या है, कैसे काम करते हैं और आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। आज ईटीएफ की पूरी एबीसीडी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दे। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के हेड इन्वेस्टमेंट चिंतन हरिया। हेमंत जी और चिंतन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। यूँ तो निवेश करने के कई तरीके हैं, हम अलग अलग तरीकों पर तो हमेशा चर्चा करते ही हैं। आज हमारी खास चर्चा ईटीएफ्स पर रहने वाले हैं, उसके अलग अलग स्पेस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेमंत जी, सबसे पहले ईटीएफ क्या खास है? जब हम कह रहे हैं कि किफ़ायती तरीका, अच्छे रिटर्न के साथ आपको ईटीएफ एक जैसा एक जरिया देता है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए स्वाति, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं यार। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एसेट एलोकेशन क्या होगा, फिर विद इन एसेट एलोकेशन हम किस तरह के फंड हमारे पास होंगे। तो जब हम किस तरह के फंड और किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को हम फॉलो करेंगे, वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होती है। एक होता है एक्टिवली मैनेज फंड और दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। तो एक्टिवली मैनेज फंड की तो हम हमेशा बात करते हैं, और पैसिवली मैनेज फंड में दो ऑप्शन है आपके पास। एक होते हैं इंडेक्स फंड और एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जहां तक इंडेक्स फंड का सवाल है, वो नॉर्मल जैसे फंड हम होते हैं वैसे ही हैं। और दोनों में, ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में, बेसिकली द फंड मैनेजर क्या करते हैं, जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करते हैं। यानी उसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी नहीं अप्लाई करते। वो डिसाइड नहीं करते कि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स है, उसमें जो भी स्टॉक्स हैं, वही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे। यानी उनको उसको रेप्लिकेट करना है। अब क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर हम इंडेक्स फंड और ईटीएफ की बात करें, तो ईटीएफ जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक भी खरीद सकते हैं थ्रू ईटीएफ। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये किफायती है क्लियरली। इनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्टिवली मैनेज फंड से कम होते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो डीमैट अकाउंट खोला, अगर आप ऑलरेडी स्टॉक इन्वेस्टर हैं तब शायद इतनी कॉस्ट आपकी नहीं होगी। बट अगर आप स्पेसिफिकली फंड के लिए खरीदते हैं तो कॉस्ट थोड़ा सा एक फैक्टर वहां पे थोड़ा सा हो सकता है इशू। बट अदरवाइज इसमें ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता है कि किस तरह के स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने वाले हैं। इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि आप पूरा इंडेक्स जो है आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सरल तरीका है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का। और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस जो इंडेक्स है उसको आप ट्रैक करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। ऑप्शंस बहुत सारी हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। ईटीएफ एक तरीका हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करने का। चिंतन से समझते हैं अब। चिंतन, क्या खास है अभी के इस टाइम में? क्योंकि हम ये कहते हैं कि बाजार में इन्वेस्ट करने का हर जो समय होता है वो सही ही होता है, बस आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। अगर हम ईटीएफ्स की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करते हैं, तो अभी के बाजार में क्या खास है? तो हम अगर अभी के बाजार में बात करें तो क्योंकि लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है, तो जो लार्ज कैप बेस्ड ईटीएफ है वो सही है। फिर लार्ज कैप बेस पे जो लो वॉलेटिलिटी और अल्फा लो वॉलेटिलिटी वाले ईटीएफ है, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, वो भी सही है। और पूरा एक जो भारत में अगर हम देखें तो क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के कारण दवाइयों की बिक्री और हॉस्पिटल्स की जो आय है वो बढ़ रही है। तो जो पूरा हेल्थ केयर ईटीएफ सेगमेंट है वो भी एक अच्छा जरिया है। सेक्टर्स बहुत सारे हैं। उन सेक्टर्स में अगर हम आज देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उसमें लोगों का निवेश हो सकता है। और लार्ज कैप के तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए क्योंकि हमारा ऐसा मानना है मिड एंड स्मॉल कैप काफी चल चुका है, तो वहां पर शायद आपको थोड़ा स्प्रेड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर अगर आज पैसा अगर आपको कहीं लगाना है तो आप हेल्थ केयर ईटीएफ, एफएमसीजी ईटीएफ, आईटी ईटीएफ के तरफ आपका इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और बैंकिंग जो कि एक इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है, अगर इकोनॉमी बड़ा होती है और बैंकिंग भी इकोनॉमी के साथ बड़ी हो जाती है, तो बैंकिंग ईटीएफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बैंक ईटीएफ है, प्राइवेट बैंक ईटीएफ है, नॉन बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें भी आपके पास ईटीएफ है, और पीएसयू बैंक ईटीएफ। सो बहुत सारे ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस में से आप एक सूटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
within the ETF segment. ओके तो चिंतन जैसे बता रहे हैं कि विद इन पैसिव स्पेस ऑल्सो जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बैंक हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ केयर है, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो थ्रू पैसिव इन्वेस्टमेंट या ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए बना सकते हैं। इस पर मैं थोड़ी और चर्चा आपसे करूंगी चिंतन। मैं पहले हेमंत जी आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं विद इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड स्पेसेस, इक्विटी से सर शुरू करते हैं। हमने देखा है कि लार्ज कैप एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर पैसिव इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड भी रही है, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। नॉट मच सो फॉर मिड और स्मॉल कैप, शायद अभी वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है पैसिव इन्वेस्टमेंट का पूरा ट्रेंड। क्या फ़ायदे हैं अगर हम विद इन कैटेगरी अगर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया, तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है अभी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगेन आपको डिसीजन ये करना है एज एन इन्वेस्टर कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हो, एक्टिवली को करना चाहते हो। बट अगर आपका मन पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, आप उसके बेनिफिट्स को समझते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन को समझते हैं, तो ऑब्वियसली ईटीएफ एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। जैसा मैंने कहा, बहुत ही सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का। स्पेसिफिकली अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो वेल वर्स्ड है कि स्टॉक मार्केट में कैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसमें अगर आप चाहते हो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने, तो बिल्कुल सही है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर नहीं भी हो, अगर आप ये चाहते हो कि ईटीएफ से आपका पोर्टफोलियो बने, तो डेफिनेटली वहां पे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो अपना लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बना सकते हो, वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आप देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देख सकते हो। तो विद इन लार्ज कैप यूनिवर्स भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप टॉप 50 कंपनीज में जाना चाहते हो या जो नेक्स्ट 50 है उनमें जाना चाहते हो। इवन मिड और स्मॉल में फायदा ये है कि आप, क्योंकि पूरा इंडेक्स है, अगर आप 150 इंडेक्स की अगर हम बात करें मिड कैप की, तो पूरा का पूरा इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में है। तो ऑब्वियसली एज ए सेगमेंट इन राइजिंग मार्केट, जब एक सेगमेंट अच्छा करता है, तो हमने देखा कि इनफैक्ट जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि लार्ज कैप में, तो ऑब्वियसली ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ईटीएफ ने बेटर परफॉर्म किया एक्टिवली मैनेज फंड से। इनफैक्ट इवन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे उन्होंने एक्टिवली मैनेज फंड्स को बेटर परफॉर्म किया है। बट ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट समय पे बिहेवियर और जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट रहती है। ऑफ कोर्स एक इशू ये होता है कि राइजिंग मार्केट में सही है कि वो जो ईटीएफ्स हैं वो आपको पूरा मोमेंटम का फायदा देंगे आपके पोर्टफोलियो में। बट अगर मार्केट वॉलेटाइल हो या फिर डिक्लाइनिंग मार्केट हो, तो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं होती है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो है फुल्ली इन्वेस्टेड होता है, जबकि एक्टिवली में फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होती है। तो क्लियरली एज लॉन्ग एज आपकी क्लैरिटी है, मुझे लगता है शुरुआत आपको डेफिनेटली, जैसे हमने कहा, लार्ज कैप में आपके पास ऑप्शन है, मिड कैप में ऑप्शन है आपके पास, स्मॉल कैप में। अगर आपके पास एक क्लैरिटी है कि डिफरेंट सेगमेंट में कितना एलोकेशन आप करना चाहते हैं और उसमें आपकी क्षमता है कि उसको आप जब जरूरत हो उसको रीबैलेंस कर सकते हो, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन 3 ईटीएफ से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। और जैसा पहले हमने बात की, चिराग ने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ भी आपके पोर्टफोलियो में बन सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो नए निवेशकों के लिए नहीं है, जो उसके अटेंडेंट रिस्क को नहीं समझते, जिनका रिस्क प्रोफाइल नहीं है। एक बार आपने पोर्टफोलियो बनाया, आप चाहें उसको अपना एक्सपेंड करना, तो डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ भी आपके पोर्टफोलियो में टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली इंक्लूड हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। ओके, ऑल राइट। हेमंत जी प्लीज साथ में कुछ अपने कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं आप कैटेगरी में जो ईटीएफ्स हैं आपने, क्योंकि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की बात की, वहां पर कौन से फंड्स आप पसंद करते हैं? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें लार्ज कैप में, जैसे आईसीआईसीआई निफ्टी 100 ईटीएफ है, कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ को देख सकते हैं। मिड कैप में अगर हम बात करें, जैसे कोटक मिड कैप 50 है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ईटीएफ है। स्मॉल कैप में भी जैसे एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। तो आई थिंक मोर और लेस अगर आप देखेंगे, जो डिफरेंस होगा किसी भी ईटीएफ में, वो ट्रैकिंग एरर का होगा। तो आई थिंक अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि अंडरलाइन जो है वो वही है, तो सिर्फ जहां पे कौन ईटीएफ थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एरर, उतना ही फर्क होगा। बट यूजुअली आप देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस में फर्क है बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनफैक्ट कोई भी आप अच्छा पेडिग्री का फंड जो हो उसको आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क, अनलाइक इक्विटी फंड जो एक्टिवली मैनेज फंड है, जहां पे बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, ईटीएफ में आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं दिखेगा। ओके, ऑल राइट। मैं इनफैक्ट क्योंकि हम सेक्टर्स की हमने बात की चिंतन आपसे,
हमने कैटेगरीज की भी बात की, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। एक इन्वेस्टर, कैसे इन्वेस्टर के लिए एक सेक्टोरल ईटीएफ में एक्सपोजर आप सही मानते हैं? क्योंकि जैसे हेमंत जी ने एक राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि एक सेक्टोरल स्पेस जो होता है वो इट कम्स विद हाई रिस्क ऑल्सो, आपको सेक्टर की समझ होना भी ज़रूरी है। तो एज कम्पेयर टू एन एक्टिव सेक्टर फंड, एक सेक्टोरल ईटीएफ कितना अलग है? एंड एट द सेम टाइम एक सेक्टोरल ईटीएफ को एक इन्वेस्टर कैसे पहचाने, उसमें निवेश का सही तरीका या सही समय क्या रहना चाहिए? तो बिल्कुल मैं हेमंत जी से जो हेमंत जी ने कहा कि आप पहले एक लार्ज कैप फंड के द्वारा आपका पोर्टफोलियो बनाएं और फिर जैसे आपको मार्केट में जो रुझान है, मार्केट की जो गति है, दिशा है, आपको समझ में आती है और जो सेक्टर्स की जो ट्रेड्स है उसको आपको समझ में आते हैं, तो आप सेक्टरल ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। थोड़ा उसमें आपको जानकारी रखना जरूरी है। भारत के केस में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर अगले 5-10 सालों के लिए जो ग्रोथ सेक्टर है, तो आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जो थोड़ा-थोड़ा करके आप निवेश कर सकते हो। ईटीएफ की खूबी रहती है कि अगर आपको 1 यूनिट भी खरीदना है, आमतौर पर 1 यूनिट ₹50 से ₹100 का होता है किसी भी ईटीएफ का, तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके भी अगर आपको खरीदना है, आपको एक पूंजी बनानी है, तो आपको एक बहुत आसान तरीका है, आप एक-एक यूनिट करके आपका पोर्टफोलियो बनाएँ। तो बैंकिंग ईटीएफ जैसे मैंने कहा, दवाइयों की अगर बात करें तो आपको भले जानकारी केमिकल्स की और फार्मा की ना हो, पर ये तो हमें जानते हैं कि 140 करोड़ की आबादी को दवाइयों की जो लागत है या दवाइयाँ जो लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगेगी अगले 5, 10, 15 सालों में। हॉस्पिटल्स के भी स्टॉक है हेल्थ केयर ईटीएफ में, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके उसमें भी आपका पोर्टफोलियो बनाएँ। ईटीएफ को एक ट्रेडिंग का ज़रिया ना मानकर एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया मानें और सेक्टोरल ईटीएफ में भी क्योंकि उतार-चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो आपको पूरा फायदा मिलता है। कुछ एक सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उतार-चढ़ाव ज़्यादा होता है, जैसे कि मेटल्स, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, वहां पर आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। पर अगर आप उसमें सही समय पे निवेश करते हो, तो आपको उसका फायदा भी मिलता है। तो जैसे-जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी ईटीएफ में, आप ज़रूर उसमें निवेश कर सकते हो। पर कुछ भारत में ऐसे ईटीएफ है, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, जहां पर आप अगर लंबी अवधि के लिए पैसा रखते हैं, तो आपको जनरली उन कंपनीज की ग्रोथ के साथ पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी मिलता है। तो लार्ज कैप के साथ शुरुआत कीजिए, फिर सेक्टोरल की तरफ आप बढ़ सकते हो और आमतौर पर ऐसा देखा गया है, अगर आप सेक्टर्स की जो और अगर हम एक्टिव साइड पे देखें फॉर एग्जांपल, तो थीमेटिक और सेक्टर इन्वेस्टिंग काफ़ी बहुत सारा पैसा उसमें जा रहा है। तो अगर हम एक्टिव की बात करें, तो वहाँ पर सेक्टर और थीम्स में पैसा जा ही रहा है। तो पैसिव में भी सेक्टर और थीम पैरेलली अवेलेबल है। ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, कंजम्पशन सब तरह के ईटीएफ अवेलेबल है, तो आप उसका पूरा फायदा आपके पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मैं बिल्कुल, जैसा हम आपके कुछ फंड्स का प्रदर्शन भी देख पा रहे हैं, चिंतन, आपने क्योंकि कुछ सेक्टर्स की बात की, कुछ जो ईटीएफ्स हैं, मोस्टली 2000 पिछले साल और अब तक के उसमें ऑटो हो गया या इंफ्रा है, ये कुछ सेक्टर्स ने एक्सेप्शनली अच्छा किया। आपने पीएसयू बैंक का काफ़ी बार जिक्र किया, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसमें जो अभी अभी हमने इनफैक्ट बजट में देखा, वहाँ पर इंफ्रा से जुड़ी हुई काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखता है। ऑटो सेक्टर में कुछ ना कुछ हम हलचल अच्छी देखते रहते हैं। अभी एट द मोमेंट जो एक निवेशक के लिए, किसी को सेक्टर में ही जाना है, सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, आने वाले टाइम में क्या प्रदर्शन पिछले कुछ टाइम का देखना सही रहेगा कि पिछले 1, 2 या 3 साल के प्रदर्शन के लिहाज से एक स्टॉक पिकिंग, एक शेयर पिकिंग की जाए, फंड को चूज़ किया जाए, या फिर क्योंकि सिक्लिकल रहते हैं थोड़ा समझा जाए कि आगे आने वाले प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ कौन से सेक्टर में अच्छी रह सकती है, वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए? निवेशकों को ये जानना ज़रूरी है कि जो पास्ट के रिटर्न्स है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जो वैल्यूएशन के फैक्टर्स हो सकते हैं, सेक्टर, थीम, मार्केट, लिक्विडिटी। पर अगले 3 साल, 5 साल में अगर आपको जो रिटर्न बनाने वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है पास्ट में जिसने अच्छा किया वो आगे करेगा। पर कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे जहाँ पर ग्रोथ की जो गति है वो काफ़ी स्टेडी रहती है। तो हमने ऑलरेडी कहा कंजम्पशन, एफएमसीजी, अम, आईटी, फिर फार्मास्यूटिकल यानी कि हेल्थ केयर, जहाँ पर थोड़ी गति स्टेडी रहती है, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं उतार-चढ़ाव की। बैंकिंग थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, पर अगर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो आज $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, वो कुछ सालों में अगर $10 ट्रिलियन होने वाली है, तो
उस गति को आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में लेना है तो आप लार्ज कैप ईटीएफ के द्वारा ले सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्षेत्र मिलते हैं। और सेक्टोरल में आपको बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपने देखा पिछले 3-4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है, उसकी वजह से उसका पास्ट रिटर्न अच्छा है। पर क्योंकि कुछ स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं तो आपको शायद उसमें निवेश करने से थोड़ा, या तो फिर स्प्रेड आउट करना पड़ेगा निवेश, एक साथ निवेश ना करें। तो सेक्टोरल ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करके आप उसमें एक पोर्टफोलियो बनाएं, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, उसमें ट्रेडिंग की मेंटालिटी ना रखें। और 2-3 साल 4 साल के बाद वो पूरे सेक्टर का साइकिल अगर हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा पैसा बना लिया, तो आप दूसरे सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। पर हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है, मैं निवेशकों को कहना चाहूंगा, जहां पर आप हमेशा पैसा लगाते रहिए और अगले 5, 10, 15 सालों में भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में जो ग्रोथ होगा, उसमें आपका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। हेमंत जी, हमने बात की लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप ईटीएफ्स की, थोड़ा डेट पर भी फोकस करें। डेट ईटीएफ्स कितने पॉपुलर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है, और किस तरीके के फंड्स या कैटेगरीज हैं, स्कीम्स हैं जिस पे फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? आई थिंक जैसा हमने शुरुआत में बात की कि जब हम ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं और डिफरेंट एसेट क्लासेस में है। इक्विटी की हमने ऑलरेडी बात की, बट इवन डेट के अंदर काफी सारी ऑप्शंस हैं। चाहे इनफैक्ट लिक्विड ईटीएफ भी हैं और भारत बॉन्ड ईटीएफ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वहां भी ईटीएफ है। तो आई थिंक जो डेट मार्केट के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनमें भी आप ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्लियरली अगर आप ऐसे निवेशक को जो चाहते हो कि डेट का पोर्टफोलियो बनाएं, और आप नहीं चाहते हो कि नॉर्मल फंड में आप इन्वेस्ट करके आप ऐसे ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जो जैसा हमने पहले भी बात की बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, उनको समझना आसान है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे वहां पे। अगर हम जैसे भारत बॉन्ड की बात करते हैं तो पूरी सीरीज है कि उनकी मेच्योरिटी डेट्स वहां पे क्या है। इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलग अलग ड्यूरेशन की वहां पे फंड्स हैं, और लिक्विड फंड में जैसा कहा वहां पे भी ईटीएफ है। तो आपका टाइम होराइजन कुछ भी हो, आपका एलोकेशन कितना हो डेट में, अगर आपको उसमें क्लैरिटी है, और आप जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है, तो डेफिनेटली इवन डेट का पोर्टफोलियो आप ईटीएफ के द्वारा बना सकते हो। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी मुझे लगता है खासियत है ईटीएफ की। अगर हम बात करें डिफरेंट एसेट क्लासेस में, आप अपना पोर्टफोलियो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और कैसे फंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस में? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे गिल्ड की अगर हम बात करें, तो जैसे मेरा ही एसेट निफ्टी 8 to 13 ईयर जी सेक्ट ईटीएफ है। निपॉन इंडिया ईटीएफ 8 to 13 ईयर्स, वो आप देख सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी की बात करें तो भारत बॉन्ड ईटीएफ अप्रैल 31 को आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं वहां पे, और वहां पे भी अगर आप देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ईटीएफ का पर्पस ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जो इन्वेस्टर अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से उसमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो पूरा ईटीएफ का स्पेस है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि चिंतन, हम एक्टिव की बात करें, पैसिव की बात करें, एक स्पेस ऐसा भी है जहाँ पर एक्टिव पैसिव हर किसी का एक जायका शामिल है। हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ की बात कर रहे हैं, कई बार आपसे चर्चा भी हुई स्मार्ट बीटा ईटीएफ की। सर, एक बार फिर से अगर आप दर्शकों के लिए बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपको एक्टिव का भी एक फ्लेवर मिल रहा है, पैसिव का भी है, बीटा फंड, तीनों का जायका इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, अगर हम निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो स्मार्ट बीटा यानी कि बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसा एक इंडेक्स बनता है जहां पर, जैसे एक फंड मैनेजर एक्टिव फंड में सोचता है कि मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से जो सस्ते स्टॉक है वो लेने हैं, मुझे मोमेंटम जो स्टॉक्स में है वो लेने हैं, या फिर मुझे मोमेंटम और वैल्यूएशन और वॉलिटिलिटी कम वाले स्टॉक लेने हैं। तो जैसे फंड मैनेजर सोचते हैं वैसे ही फैक्टर्स का मिश्रण करके या फिर एक फैक्टर का जो इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स पे निर्धारित जो फंड होता है उसे स्मार्ट बीटा फंड कहा जाता है। आज बाजार में पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो जो स्मार्ट बीटा फंड्स है, लो वॉलेटिलिटी, अल्फा लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, ये काफी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। और इसमें बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने कहा कि एक जो फैक्टर होता है उसके हिसाब से स्टॉक्स चुने जाते हैं, उनका जो वेटेज होता है वो भी वो फैक्टर के हिसाब से होता है काफी टाइम। तो एक 30 स्टॉक का या 20 स्टॉक का अच्छा मिश्रण मिलता है जहां पर जो फैक्टर होता है
मोमेंटम यानी कि अगर पिछले 6 और 12 महीने में जो स्टॉक्स ने अच्छा किया है, टोटल यूनिवर्स 200 में से उन 30 स्टॉक को चुना जाता है। हर 6 महीने वो स्टॉक्स को वापस देखा जाता है कि कौन से 6 महीने और 12 महीने में अच्छा कर रहे हैं। तो मोमेंटम एक कैटेगरी है जो काफी लोगों को पसंद आ रही है। वैसे ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को जिनको कम रिस्क लेना है, लो वॉलेटिलिटी एक सेक्टर है। लो वॉलेटिलिटी यानी कि जो स्टॉक ज्यादा स्थिर रहते हैं। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो जो 100 स्टॉक्स है टॉप के, उसमें से जो स्टॉक्स ज्यादा स्थिर है, स्टेडी है, उनका चयन होता है और उनका वेटेज भी उनके स्टेडीनेस के हिसाब से होता है। तो आपको हर समय एक 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो मिलता है, जहाँ पे स्टॉक्स जो स्टेबल है, कंजर्वेटिव लोगों को वो ज्यादा पसंद में आ रहे हैं और पिछले 6 साल 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो जो स्मार्ट बीटा है वो, जैसे कि आपने कहा कि एक फंड मैनेजर की सोच को इंडेक्स में लाने के बाद इन्वेस्टर्स के पास आज अपॉर्चुनिटी है और पूरे जो स्पेक्ट्रम है, क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉल, मोमेंटम, वो सभी स्मार्ट बीटा आज इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है निवेश करने के लिए। ओके। और ईटीएफ में भी एक और स्पेस है जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा निवेश आता है, गोल्ड ईटीएफ। इसकी चर्चा क्यों ना करे कोई। मैं इसलिए हेमंत जी आपसे जानना चाहती हूँ, जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, गोल्ड ईटीएफ में तो काफ़ी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अब सामने आया है, और ना सिर्फ गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ भी है। तो ज़रा यहाँ पर भी बताइए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जी, अगेन आई थिंक हम जब कमोडिटीज की बात करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की, तो ऑब्वियसली उनका आपके पोर्टफोलियो में एक अलग तरह का रोल है। एक बार अगर आपको क्लैरिटी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर को कितना एक्सटेंट तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, तो आई थिंक फिर आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बहुत ही आसान तरीके से हम इन फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें एज ए फाइनेंशियल एसेट्स। तो आई थिंक वही ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आपको अलाउ करते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा फायदा ये है, चाहे गोल्ड ईटीएफ हो चाहे सिल्वर ईटीएफ हो, वहां पे आपको प्योरिटी की चिंता नहीं करनी है। वो 99.9% आपको प्योरिटी मिलती है, 1 ग्राम के बराबर की एक यूनिट आपको मिलती है। तो इन एसेट्स में, जबकि अगर आप फिजिकली खरीदते हैं तो बड़ी रकम की जरूरत होती है आपको, यहाँ पे आप छोटी छोटी रकम से भी आप इन एसेट क्लासेस को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। इनफैक्ट ये वाले बजट में थोड़ी और जो टैक्सेशन पे जो क्लैरिटी आई, ऑब्वियसली इनकी जो अट्रैक्टिवनेस है जो और बढ़ गई अभी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा गोल्ड और या सिल्वर में होना चाहिए, तो फिर ईटीएफ एक डेफिनेटली एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों एसेट क्लासेस को आप शामिल कर सकते हैं। ओके। और क्विकली, वेरी क्विकली, कुछ फंड्स आपकी तरफ से हेमंत जी। जी, अगेन अगर हम गोल्ड की बात करें तो एबीएसएल गोल्ड ईटीएफ और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। सिल्वर की अगर हम बात करें तो कोटक सिल्वर और निप्पॉन इंडिया सिल्वर एफटीएफ है। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा फर्क आपको डिफरेंट ईटीएफ में नहीं मिलेगा। ओके। तो ये रहे कुछ ऑप्शंस गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के। सेक्टोरल जो ईटीएफ्स है वहाँ पर आपके पास मौके हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का पैसिव अंदाज में। तो तमाम ईटीएफ्स पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और साथ ही चिंतन, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त यहाँ पर हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।